हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, एसएससी या अदर जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, रेलवे, एक्सेट्रा, तो इनमें जो लूसेंट होती है, ठीक है, वो जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लूसेंट को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? कंपाइलर ऑफ वेदा किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास, या फिर विश्वामित्र, या फिर अगस्त्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, इन्होंने वेदों की रचना की थी। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज, और इन्हें अपरुषेय माना जाता है, मतलब इनकी रचना मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा की गई थी। ठीक है, अपरुषेय क्यों कहा जाता है वेदों को? क्योंकि इनकी रचना पुरुषों के द्वारा नहीं बल्कि मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर या भगवान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? चार, और इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या फिर अथर्ववेद। तो ऋग्वेद अपना राइट आंसर होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके, ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। और सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी हैं? 10,462। 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त और 10 मंडल। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं उनमें से गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पहला, प्रथम, तृतीय, नौवा, या फिर 10वां। तो ध्यान रखिएगा जो ऋग्वेद है वो 9वें मंडल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। आगे देखिए, गायत्री मंत्र की जो रचना थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य का देवता कौन है? सावित्री, जिसको कि गायत्री मंत्र समर्पित है। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चारों वर्णों का उल्लेख करने वाला पुरुष सूक्त किस मंडल का भाग है? ठीक है, पुरुष सूक्त कौन से मंडल का भाग है? ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, या फिर 10वां। ध्यान रखिएगा 10वां इसका राइट आंसर होगा। 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है। ओके, इसमें आदि पुरुष के मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा इन चारों वर्णों का इसमें उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगन्य शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है घोड़ा, शेर, गाय, या फिर हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। गाय के लिए अगन्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगन्य का अर्थ है न मारे जाने योग्य। ठीक है, इस वर्ड का क्या अर्थ है? न मारे जाने योग्य। यह वैदिक काल में गाय की पवित्र स्थिति को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में गाय कितनी पवित्र थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाने वाला वेद कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ओके, इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। ध्यान रखिएगा यजुर्वेद में क्या क्या है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है। यह शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित होता है। यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। कौन से? शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या फिर अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा सामवेद इसका आंसर राइट हो जाएगा।
इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सारे गामा पा जो होता है, ठीक है, उससे याद रखते हैं सामवेद। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके अधिकांश मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, यज्ञों के अवसर पर गाने के लिए संगीत में धुन में संकलित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख सबसे पहले कौन से वेद में मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख कौन से वेद में मिलेगा? अथर्ववेद में। ओके, इसके अलावा यह सबसे बाद वाला वेद है, मतलब सबसे फर्स्ट कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे बाद वाला अथर्ववेद। ओके, और इसमें औषधि, रोग निवारण और जादू टोना जैसे विषयों का वर्णन है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। क्या क्या वर्णन है? औषधि, रोग निवारण और जादू टोना जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? ठीक है, ऑप्शन है 12, 108, 18 या फिर 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण और राजाओं की वंशावली शामिल है। ध्यान रखिएगा, पुराणों में क्या क्या शामिल है? ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध वर्णन है और राजाओं की वंशावली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या फिर ब्रह्मांड पुराण। ध्यान रखिएगा, सबसे जो प्राचीन ओल्डेस्ट और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन हमारा है सेकंड, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे ओल्ड है और प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, मत्स्य जो पुराण है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। आपको अभी बताया था कि राजाओं की जो वंशावलियां हैं उनका वर्णन है, तो मत्स्य पुराण में किससे रिलेटेड है? आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित जानकारी देता है? ठीक है, कौन से वंश से संबंधित जानकारी देता है? ऑप्शन है मौर्य डायनेस्टी, आंध्रा सातवाहन, गुप्ता डायनेस्टी या फिर कुषाण वंश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कौन सा पुराण देता है? विष्णु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो पहले, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की। ओके, और मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 108, 13 या फिर 1028। तो ध्यान रखिएगा, जो पुराण है वो 18 है और उपनिषद जो है वो 108 है। 108 उपनिषद हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, कुल 108 उपनिषदों में से 13 को ही मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 108 में से 13 मूलभूत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इन क्वेश्चन को फास्ट फास्ट रिवीजन करके चलते हैं, ताकि एक बार अगर आप पढ़ भी लें तो ये आपको फास्ट रिवीजन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कौन से बौद्ध ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है विनय पिटक, जातक, अभिधम्म या फिर कथावस्तु। तो ध्यान रखिएगा, जो जातक बौद्ध ग्रंथ है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। ओके, कौन? जातक में बुद्ध के पूर्ण जो पूर्व जन्म था उसकी कहानियां वर्णित हैं। कथावस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है और जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र सॉरी, इसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र है वो वर्णित है कथावस्तु ग्रंथ में। ओके, और ये हीनयान जो बौद्ध ग्रंथ की दो शाखाएं हुई, हीनयान उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप जानते होंगे, चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, इसके
15 पार्ट्स हैं, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण देने वाली पुस्तक कौन सी है? कश्मीर के इतिहास का जो क्रमबद्ध विवरण देती है वो पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन 1 है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टध्यायी या फिर चचनामा। तो ध्यान रखिएगा, कल्याण की जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर का इतिहास का क्रमबद्ध विवरण देती है। ओके, इसकी अधिक जानकारी देखो, जो राजतरंगिणी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। ठीक है, राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। ओके, द रिवर ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि या फिर कालिदास। तो ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? पाणिनि के द्वारा। किसने लिखा था अष्टाध्यायी को? पाणिनि ने। और यह संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी। ओके, इसमें पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ था। ओके, कल्हण की पाणिनि की अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोट्स, और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मेगस्थनीज, टोलमी या फिर प्लेनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? हिस्ट्री का जो फादर है, हेरोडोट्स को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हेरोडोट्स ने पुस्तक कौन सी लिखी है? इसने 5वीं ईसा पूर्व में हिस्टोरी का बुक लिखी है। ठीक है, हेरोडोट्स ने हिस्टोरी का बुक लिखी है जिसमें भारत और फारस के रिलेशंस का वर्णन है। ओके, इंडिया फारस के रिलेशन का वर्णन है किसमें? हिस्टोरिका में। और किसके द्वारा लिखी है? हेरोडोट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था? ऑप्शन है डाइमेकस, डायोनिसियस, मेगस्थनीज या फिर फाइयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, और ये किसका राजदूत था? मेगस्थनीज। ध्यान रखिएगा, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिका किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई? कौन सा विदेशी यात्री था जिसने इंडिका लिखी थी? ऑप्शन देखिए, अलबुरुनी, इब्न बतूता या फिर मेगस्थनीज या फिर एनसांग। तो ध्यान रखिएगा, इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। ठीक है, मेगस्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए, इस पुस्तक में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है। इंडिका में किसके बारे में लिखा है? मौर्यकालीन समाज संस्कृति। किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। ओके, 20 नंबर देखिए, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हमारे पास हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। तो ध्यान रखिएगा, जो चीनी यात्री फाइयान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान इंडिया आया था। 14 वर्षों तक वो भारत में रहा था फाइयान, और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया उसने अपनी बुक में। ओके, 14 वर्षों तक भारत में रहा और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान आया था। वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन या फिर पुलिकेशन द्वितीय। तो जो वेनसांग था, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेनसांग कैसे लिखते हैं, इसके स्टार्टिंग में है आता है, तो हर्षवर्धन के स्टार्टिंग में भी है आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो वेनसांग है इसकी बुक का क्या नाम है? CU की। CU की इसकी बुक का नाम है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। CU की किसकी बुक का नाम है? वेनसांग की। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया?
हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इब्न बतूता, अल बरूनी, फिरदौसी फिरदौसी या फिर मार्को पोलो। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब अल हिंद। ओके, वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? जो इब्न बतूता आया था और उसने जो यात्रा वृत्तांत लिखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सीयूकी, या फिर रेला, या फिर खो की। अजीब नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका तो होगी नहीं, मेगास्थनीज की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेला। रेला किसकी पुस्तक है? ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता की। ओके, इब्न बतूता ने क्या लिखी? रेला। नेक्स्ट ऑप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। इब्न बतूता तो जो था वो 1333 में दिल्ली पहुंचा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दयाराम साहनी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह था वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आज़ादी से पहले की बात है, इसने काफ़ी मतलब हिस्टोरिकल साइट्स की खोज की थी, इसलिए इसको इंडियन जो आर्कियोलॉजी है उसका फादर माना जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ओके, प्राचीन भारतीय स्थलों की पहचान और खुदाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओके, 25 देखिए। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एहोल अभिलेख या फिर प्रयाग प्रशस्ति। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतवर्ष है इस शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है कौन से अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा, अभिगुम्फा अभिलेख। अभिगुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ओके, यह कलिंग राजा खारवेल का तिथि रहित अभिलेख है। ठीक है, किसके द्वारा लिखवाया गया था यह अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। ठीक है, और इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सती प्रथा है उसका लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है एरण अभिलेख, भीतरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या फिर देवपड़ा अभिलेख। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। एरण अभिलेख में सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। ओके, और यह गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित थी। जो एरण अभिलेख था ये किसके द्वारा किससे संबंधित था? भानुगुप्त से। और ये कब का है? 510 ईस्वी का। ओके, नेक्स्ट 27 देखिए। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी या फिर आर्कियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, जो अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ओके, एपिग्राफी को अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है। और स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है? न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, इंग्लिश में काफ़ी पूछा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? बहुत बार पूछा गया है पहले के टाइम में, तो अभी पूछा जाता है या नहीं अभी थोड़ा कम हो गया है पूछा जाना, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है जो प्री टाइप के एग्जाम होते हैं। किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए उसके सिक्कों पर दिखाया गया है। ओके, इससे उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है।
और इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है इसका उल्लेख। साथ ही जो सिक्के हैं उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, इसका मतलब वो काफी संगीत प्रेमी था। ओके, 29 क्वेश्चन देखिए। पंचायतन शैली निम्नलिखित में से किससे अभिलेख अब संबंधित है? पंचायत शैली, जो पंचायतन शैली है वो किससे संबंधित है? महल निर्माण से, मंदिर निर्माण से, प्रशासनिक व्यवस्था से, या फिर नगर योजना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर निर्माण से। पंचायतन शैली किससे रिलेटेड है? मंदिर निर्माण से। ओके, इस शैली में मुख्य मंदिर, जो पंचायतन शैली में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर होता है और इसके साइड में 4 मंदिर होते हैं। ठीक है, 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। कंदरिया जो महादेव मंदिर है वो पंचायतन शैली का नमूना है। ठीक है, पंचायतन शैली का एक उदाहरण कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ओके, किस प्राचीन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, ऑप्शन 2 है अंगुत्तर निकाय, ए और बी, या फिर कल्पसूत्र। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर जो निकाय है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, दोनों अलग अलग धर्मों के ग्रंथ हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, तो मिलते हैं आपसे लूसेंट का जो सेकंड चैप्टर रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।